नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह जी पहुंचे कल कोलकाता पहुंचे रविवार को अमित शाह जी और वहां पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। वही पुराना सब कुछ जो लगातार ये लोग बोलते चले आ रहे हैं। इसके पहले हमारे मोदी जी भी गए थे। मोदी जी भी ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। उसके बाद ममता जी ने ऐसे सवाल पूछे थे कि शाम को ट्वीट आ गया अमित मालवीय का कि 2.5 दिन से जो खबर चल रही थी घर घर में सिंदूर बांटने की वो गलत थी। खैर, अमित शाह उसके बाद गए हैं। अमित शाह ने कहा कि और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि विदेशों में जिन 57 सांसदों को भेजा गया है भारत का रिप्रेजेंटेशन करने, उनमें से एक सांसद जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी हैं। तो यहां सवाल सबसे पहले तो यही उठ जाता है कि अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता को आप भेजते हैं विदेश में भारत का पक्ष बताने के लिए, और देश के अंदर कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ना तो ममता बनर्जी ने किया, ना देश की किसी विपक्षी पार्टी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? 4 दिन जो पाकिस्तान के साथ आपके युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही, इधर से उधर से हमले होते रहे, उसका समर्थन तो सभी ने किया। सेना के सब लोग साथ में खड़े हुए। विरोध हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी खबर आती है कि घर घर सिंदूर बटेगा, फिर आप कह देते हैं सिंदूर नहीं बटेगा। फिर खबर आती है कि मध्य प्रदेश में आयोजन होगा, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के कटआउट लगेंगे। खबर आती है, खबर चलती है, आलोचना होती है, उसके बाद वहां के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के सर पर आप डाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वहां पर इस तरह की कोई कटआउट लगने की खबर नहीं है, यह भी फेक न्यूज है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी मीडिया मैनेजमेंट में जिसका मुकाबला नहीं है, उसके बारे में इतने सारे फेक न्यूज एक के बाद एक निकल कैसे जा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। वो जितना ज्यादा उपयोग करना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर का, हालात उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें, लगातार ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से यह लगता है कि बंगाल और बिहार के चुनाव में जिस तरह से सिंदूर का इस्तेमाल करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, वो कोशिश कोई खास कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। अंग्रेजी में एक शब्द होता है बूमरैंग। आपने किसी और पर बम फेंका लेकिन बम आपको ही आके लग गया। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के साथ यही सब हो रहा है। अमित शाह जी ने बहुत सारी बातें की। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। सवाल तो यह है कि वहां पर शासन है आपका, वहां पर पुलिस से लेकर आर्मी से लेकर बीएसएफ से लेकर सब आपके कंट्रोल में है। आप क्या कर पाए जब बैसरण घाटी में हमारे लोग मारे गए? सवाल तो यह है अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, बीएसएफ आपके हाथ में है, आपकी सरकार है केंद्र में, रक्षा मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, सेना प्रमुख आपके, जाहिर तौर पे सेना आपके ही कहने पर काम करेगी। इतना सब कुछ होते हुए बैसरण घाटी में बंगाल के, बिहार के, यूपी के, देश भर के लोग कैसे मारे गए? इस सवाल का जवाब जब आपके पास नहीं है तो आप ममता बनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने चुप्पी बनाए रखी। क्या करती वो? अगर बोलती, अगर आपसे सवाल पूछती तो आप ही पलट के कहते कि देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और ये लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल जब भी पूछे जा रहे हैं आप सामने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई कुछ, और तब तो अति हो गई जब आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने टीवी चैनल पर सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी मां के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो शरीफ आदमी अपने जबान पर लाना भी पसंद नहीं करता है। काश आपने एक बार कहा होता कि जो पार्टियां हमारे साथ खड़ी रहीं उनको सवाल पूछने का भी हक है, लेकिन नहीं। आप एक ऐसी सरकार हैं कि सवाल भी आप ही पूछेंगे और कोई कौन सा सवाल पूछे ये भी आप ही तय करना चाहेंगे। इसलिए ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये पूरे वक्त आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में बिना कोई सवाल किए
खड़े रहीं और फिर भी इनको आप देशद्रोही और जाने क्या क्या कह रहे हैं। बंगाल में दरअसल अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, किसी भी तरह से ममता बनर्जी को प्रो मुस्लिम, और प्रो मुस्लिम भी नहीं, बेसिकली एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश करता है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। इसीलिए बार बार मुर्शिदाबाद के दंगों की बात की जाती है। बार बार कहा जाता है मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसमें टीएमसी के लोग शामिल थे। मैं यहां पर टीएमसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। टीएमसी की अपनी राजनीति है और उस राजनीति के प्लस पॉइंट भी हैं और निगेटिव पॉइंट भी हैं। मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर निश्चित रूप से कई सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर मुर्शिदाबाद के दंगों में टीएमसी के लोगों का नाम आया था तो यह आप कैसे भूल जा रहे हैं कि उसी मुर्शिदाबाद के दंगों में बीजेपी के लोगों का नाम भी आया था। अगर बंगाल में मान लें हम एक बार कि ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं, हालांकि केवल मुस्लिम वोटों से बंगाल में सरकार नहीं बन सकती, तो यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि अमित शाह जी, आपकी पार्टी भी तो हिंदू कार्ड खेल रही है। आपके नेताओं के जो बयान आते हैं, आपके नेता वहां जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? तो आप अगर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करें तो वो सही है, वो राष्ट्रभक्ति है, लेकिन दूसरा अगर प्रो मुस्लिम हो तो वो देशद्रोहिता है। ये किस नियम के हिसाब से होता है, किस कानून के हिसाब से होता है? बांग्लादेश में सरकार गई, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री वहां की थी उनको आपने शरण दी हुई है। नई सरकार आई जो पूरी तरह से भारत विरोधी व्यवहार करती नजर आ रही है, और उसके लिए भी सवाल आप ममता बनर्जी से ही पूछेंगे। बीएसएफ का सवाल उठाया, बीएसएफ के लिए जो जमीन मांगी वो नहीं दी। डिटेल्स कोई नहीं जानता क्या मांगी क्या नहीं दी, लेकिन हकीकत यह है कि बीएसएफ तो आपके पास है, सीमा पर तो बीएसएफ लगी हुई है। चाहे कोई भी सरकार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कोई भी सरकार हो, सीमा पर तो सेना और बीएसएफ लगी हुई है। तो घुसपैठ रोकने का काम किसका है? सेना और बीएसएफ का। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि घुसपैठ रोके, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे ममता जी से। सरकार चलाएं आप, बीएसएफ हो आपके हाथ में, सेना हो आपके हाथ में, सब कुछ हो आपके हाथ में, लेकिन सवाल पूछा जाएगा विपक्ष से, सवाल पूछा जाएगा किसी राज्य के मुख्यमंत्री से। हालत यह थी कि झारखंड, जिसकी कोई भी सीमा नहीं लगती बांग्लादेश के साथ या विदेश के किसी भी दूसरे देश के साथ, वहां भी घुसपैठिए के लिए आप झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये अगर तमाशा नहीं है तो और क्या है? और लोग सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आपने 57 लोगों को बाहर भेजा हुआ है, आप किसी भी बात पर सीधा जवाब दे नहीं रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हालत यह है कि आपके अपने सीडीएस अनिल चौहान साहब जो हैं, उन्होंने शनिवार को सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया जिसकी बहुत चर्चा है, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली यह स्वीकार किया कि हमारे जेट्स गिरे हैं। और देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जेट्स गिरने को लेकर सरकार की या सेना की आलोचना करे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जब आप जंग करने जाते हैं तो नुकसान भी होता है। जब आप जंग करने जाते हैं तो जेट्स गिर भी सकते हैं, हमारे सैनिक मारे भी जा सकते हैं, सामने वालों के भी नुकसान हुए हैं, कई हवाई अड्डों के नुकसान हुए हैं, लोग मारे गए हैं, जाने क्या क्या हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई होगी तो ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि कोई जेट नहीं गिरेगा, कोई सैनिक नहीं मारा जाएगा। लड़ाई होगी तो इधर से भी गोलियां चलेंगी, उधर से भी गोलियां चलेंगी, नुकसान दोनों तरफ होगा। इसलिए मेरी इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि जेट गिरे कि नहीं गिरे। मेरी शिकायत इस बात से है कि इसको इतना बड़ा गोपनीय मुद्दा क्यों बना दिया गया है कि बताने से दिक्कत हो रही है। और पवन खेड़ा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये देश ट्राल चला रहे हैं। सीडीएस साहब के इंटरव्यू के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे यही लगता है कि पवन सही कह रहे थे। ब्लूमबर्ग में जो इंटरव्यू था उसमें सीडीएस साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि मुद्दा यह नहीं है कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। हमने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिनों के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर इफेक्टिव तरीके से जवाब दिया। अब आप देखिए, सीडीएस साहब से सवाल पूछने वाले कौन हैं? गोदी मीडिया के पत्रकार, अभिजीत अय्यर मित्रा जैसे गालीबाज, और या फिर आईटी सेल के ट्रॉल। यह अभी अभिजीत अय्यर मित्रा वही हैं जिनकी गाली गलौज वाली टिप्पणी ट्विटर पर जो थी उसको अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने हटवाया है। ये लोग सीडीएस से सवाल पूछ रहे हैं। सीडीएस जानते हैं कौन होता है? सीडीएस यानी हमारी तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
जितने भी हमारे सर्विंग सैनिक हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, उसमें जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, सबसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर होता है, वो बनता है सीडीएस। भारतीय सरकार का सबसे बड़ा सैन्य सलाहकार होता है सीडीएस। ये सेना की बात करते हैं और अक्सर सेना के नाम पर लोगों को हरास करते हैं। कोई कुछ सवाल पूछ ले तो कहते हैं सेना वहां खड़ी है और तुम ये सवाल कर रहे हो। और ये लोग हमारी तीनों सेनाओं के जो सबसे बड़े चीफ है, उनको सिखाएंगे कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ये दो कौड़ी के ट्रॉल तय करेंगे कि भारत सरकार की विदेश नीति क्या हो। ये दो कौड़ी के ट्रॉल तय करेंगे कि हमारे सीडीएस क्या बोलें। ये दो कौड़ी के ट्रॉल तय करेंगे कि हमारे एयरफोर्स के चीफ क्या बोलें, हमारी आर्मी के चीफ क्या बोलें, या फिर हमारी नेवी के चीफ क्या बोलें। ये जिनको वार के बारे में कुछ नहीं पता है, ये जिन्होंने एक दिन कभी देखा नहीं कि वॉर कैसा होता है, टीवी पर वीडियो गेम की तरह देखते रहे, ये अब हमारी सेनाओं के चीफ को बताएंगे कि उनको अपने इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये है देश की हालात और इस पर कोई टिप्पणी करने की जगह भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी फायदा उठाने और किसी भी तरह से जिम्मेदारी ना लेने में लगी हुई है। ममता बनर्जी अगर पलट के पूछ ले, हालांकि ममता दीदी कुछ ना कुछ पूछेंगी जरूर, मैं कौन होता हूं उनकी तरफ से पूछने वाला, लेकिन अगर कोई पलट के पूछ ले कि अमित शाह जी आप तो देश के गृह मंत्री हैं, अगर बैसरण घाटी में मारे हुए लोगों को लेकर आप इतने दुखी हैं तो सिर्फ दो सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल तो यह कि आखिर आप गए क्यों नहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर जिसके परिवार का मेंबर बैसरण घाटी में मारा गया हो। और दूसरा सवाल यह कि वो 4 आतंकवादी कब गिरफ्तार होंगे। क्या चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके उनकी तस्वीरें दिखाई जाएंगी? वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? ये 2 सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे और यही वो 2 सवाल हैं जिनका जवाब ये नहीं देना चाहते और इसलिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सीडीएस साहब के इंटरव्यू को याद कीजिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना का 15% वक्त फर्जी खबरों के कारण बर्बाद हुआ। अब ये फर्जी खबरें कौन फैला रहे थे आप जानते हैं। फर्जी खबरें फैलाने वाले थे हमारे गोदी मीडिया के महान एंकर्स, जो कराची पे कब्जा करा रहे थे, जो मुनीर को गिरफ्तार करवा चुके थे, जो लाहौर पे कब्जा करवा रहे थे, जो नेवी को लड़ाई में शामिल कर चुके थे। ये वो लोग थे जो फेक न्यूज फैला रहे थे और इन्होंने देश का कैसे नुकसान किया है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बहुत साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी आर्मी का 15% वक्त, जहां 100% वक्त जंग पे लगाना था, 15% वक्त इन फर्जी खबरों के चलते बर्बाद हुआ। यह सवाल एक बार नहीं पूछेंगे आईटी सेल के ट्रॉल कि आर्मी का 15% वक्त बर्बाद करने वाले फेक न्यूज चलाने वाले जो चैनल्स हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जाहिर है जब यह बयान आया है तो सवाल कांग्रेस ने उठाया है और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। दरअसल सरकार का जो पूरा रवैया है इस पूरे मामले में वो ढुलमुल रवैया है। सीधे खड़े होकर कोई बात करने की जगह, देश को सही सही सूचना देने की जगह सारा ध्यान लगा हुआ है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। पोस्टर्स बन गए, बैनर्स बन गए, प्रधानमंत्री जी का ओवरऑल में फोटो आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ना तो देश के भीतर और ना ही देश के बाहर जो इंटरनेशनल बिरादरी है उसमें कोई ठोस कदम उठाया गया। 57 लोगों को भेज दिया गया घूमने के लिए, अलग अलग देशों में मिलने के लिए। हालत यह है कि डेनमार्क में यह टीम जो गई थी वहां से खबर यह आई, और कोई मैंने खबर नहीं दी है, वहां पर जो अपना दूतावास है उसकी खबर है, उसके ट्विटर हैंडल की खबर है, जरा पढ़िए। जितने लोगों से मुलाकात हुई है सब फार्मर हैं, फार्मर मिनिस्टर्स हैं, फार्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और फार्मर जो हैं वो डिप्लोमैट्स हैं, यानी पूर्व जो पहले रह चुके हैं। अब आप सोचिए कि विदेश का कोई अगर प्रतिनिधिमंडल आए और देवगौड़ा साहब से मिलकर चला जाए, उसका क्या मतलब होता है। अगर विदेश का कोई प्रतिनिधिमंडल आए और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर चला जाए जो 20 साल पहले मंत्री रहा हो, इसका क्या मतलब होता है। आप डेनमार्क जैसे छोटे से देश में जाते हैं और वहां के किसी सर्विंग ऑफिसर से, किसी सर्विंग मिनिस्टर से आपकी मुलाकात नहीं होती है, किसी सर्विंग डिप्लोमेट से आपकी बात नहीं होती है, आपकी बात सिर्फ पूर्व वालों से होती है। बेसिकली कहें तो जो खलिहर से, उनसे आपकी बात हुई।
न पहले से कोई प्लानिंग हुई, ना इसके पहले कोई ऐसा इंतजाम किया गया, पहले से सारा माहौल बनाया गया कि लोग मिलें और बात हो। और इसका क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। शशि थरूर इसका चेहरा बने हुए हैं और लगातार ये आरोप लग रहे थे कि एएनआई के अलावा कोई इसको कवर नहीं कर रहा है। तो शशि थरूर ने वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल शेयर किया। वो आर्टिकल भारत का जो डिप्लोमेटिक मिशन गया हुआ है उसके ऊपर है। पता नहीं शशि ने उसको खुद पढ़ा या नहीं पढ़ा, या सिर्फ इसलिए शेयर कर दिया कि देखो इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब इसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इसको ना शेयर करते तो बेहतर होता। ये कौन से सवाल उठाता है? पहली बात तो ये बताता है कि कैसे इस बार भारत सरकार की नाकामी की वजह से भारत और पाकिस्तान को एक ही ब्रैकेट में रखा गया और भारत पर हुए आतंकवादी हमलों की उस तरह से लानत मलामत नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। नंबर 1। नंबर 2, ये कहता है कि सरकार की जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता का जो अभाव है, ट्रांसपेरेंट नहीं है सरकार, उसका भारत को बहुत नुकसान हुआ है। भारत ना तो इसी बात के सबूत पेश कर पाया है कि जो हमला हुआ था उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, और ना इस बात के बारे में कुछ खुल के बता पाया है कि उसमें कितना नुकसान हुआ है, जिसकी बात जनरल साहब कर रहे थे। और इस लेख का कहना है कि इस ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से जो भारत का डिप्लोमेटिक मिशन गया है उसको कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। और ये जो बात कही गई है ये भारत में जो विदेशी डिप्लोमैट्स हैं उनको कोट करके कही गई है। ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है बताने में? क्यों आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं? बार बार 26/11 की बात करते हैं जब मुंबई में हमले हुए थे, और ये बताना भूल जाते हैं कि उस समय इंटरनेशनल समुदाय को इतने सारे सबूत दिए गए थे कि पूरा इंटरनेशनल समुदाय पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। लेकिन आप कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं और शशि थरूर साहब कहते हैं कि इस बात का कोई अर्थ नहीं है। अस प्रेजेंटिंग प्रूफ डज नॉट मेक अ डिफरेंस एनी मोर, यानी अब अगर हम सबूत दे भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब आप सबूत देंगे नहीं और जाकर कहेंगे फला फला हुआ है, दुनिया कैसे मानेगी? हम सब जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, लेकिन एक घटना में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है इसका सबूत आपको देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जितनी मेहनत ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार की और उससे वोट बटोरने की हो रही है, अगर उतनी मेहनत ढंग से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाने में, इंटेलिजेंस जुटाने में, उन 4 आतंकवादियों को पकड़ने में हुई होती तो शायद दुनिया के सामने ये चेहरा नहीं जाता। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। बंगाल में आप जानते हैं पिछली बार का चुनाव भी देखा है, इस बार का चुनाव भी देखा है। अंत में मामला हिंदू मुस्लिम पर ही होना है। पिछली बार भी ध्रुवीकरण अपने टॉप लेवल पे पहुंचा था, लेकिन ममता हारी नहीं थी, ममता चुनाव जीतने में सफल रही थी। इस बार देखते हैं क्या होता है, ममता जीतती हैं या ममता हारती हैं। लेकिन यह सवाल तो हमेशा पूछा जाएगा, आज भी और आज के 100 साल बाद भी, कि एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें हमारे सीडीएस दावा करते हैं कि पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमने हमला किया था, उसके बाद सीज फायर क्यों हुआ? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि बैसरण घाटी में आखिर ऐसे हालात कैसे बने कि आतंकवादी मनमानी करने में सफल हुए और आज महीना बीतने को आया, अभी तक वो आतंकवादी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अमित शाह इनका जवाब देंगे या नहीं देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो सवाल हैं जो आज हर देशवासी के मन में हैं, और अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा तो तमाम प्रचार के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।